हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं से क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वन्य प्रदेशों में भी फैलने लगा। अब गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से निकाला गया। इसे ही आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह और बागानों में स्वराज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे अधिकतम लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्तों के काम आ सके, जिससे वो भी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। अब गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में चोरा चोरी घटना के साथ ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ये कहा था कि हमें किसी प्रकार से हिंसक गतिविधियां नहीं होने देनी हैं। लेकिन 1922 में गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब असहयोग आंदोलन का जो देश में प्रभाव हुआ उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले शहरों में आंदोलन, असहयोग आंदोलन का शहरों में क्या असर हुआ इसको देखते हैं। शहरों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। मध्यम वर्ग में जो शिक्षित वर्ग था उसने असहयोग आंदोलन को देश में फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ये कहा था कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य का साथ न दें तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। ब्रिटिश साम्राज्य अगर भारत में लंबे समय से शासन कर रही है तो भारतीयों के सहयोग के कारण से ही कर रही है। यह वही असहयोग आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि भारत में अगर हमने ब्रिटिश साम्राज्य का खिलाफत कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग नहीं किया तो 1 वर्ष में ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन के अंदर मुख्य बातें की थी वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इसको यहाँ से समझते चलते हैं। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। महात्मा गांधी ने कहा कि हम ब्रिटिश हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। तो गांधी जी ने जब आह्वान किया तो हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। हेडमास्टरों एवं शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। इससे ब्रिटिश हुकूमत दबाव में आई। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर यानी आर्थिक तौर पर इसका क्या असर पड़ा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का असर और भी नाटकीय रहा और व्यापक असर पड़ा। यानी आर्थिक स्तर पर अंग्रेजी सरकार की अब कमर टूटने लग गई। अब इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जरा इसको समझ लेते हैं कि विदेशी सामानों का बहिष्कार अब किया जाने लग गया और शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लग गई। इसके कारण से ब्रिटिश साम्राज्य घबराई। अब ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर किस प्रकार का आर्थिक दबाव आया इसको अगले बिंदु की तरफ चलकर हम समझते हैं। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ा का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। इससे ब्रिटिश हुकूमत की कमर टूटने लग गई। इस असहयोग आंदोलन का एक बड़ा असर ये हुआ कि भारत में पहली बार भारतीय लोगों ने
हाथ से बने हुए कपड़ा पहनना शुरू किया, जिसके कारण से जो विदेशी वस्तुएं जो भारतीय बाजार में अधिक उपयोग में लाई जाने लगी थी वो कमजोर पड़ने लग गई, यानी हथकरघा उद्योग को भारत में बढ़ावा मिला। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों में ये आंदोलन लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसकी कोई अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पाई। वैकल्पिक व्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से गांधी जी ने आह्वान किया कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए, उसके स्थान पर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था, मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था बनती जिसके कारण से भारतीय जनमानस इस आंदोलन से पूर्णतः जुड़ा रहता। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन कमजोर पड़ने लग गया और विद्यार्थियों ने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की तरफ अपना रुख तय कर लिया। इसके बावजूद भी इस आंदोलन का इतना व्यापक असर हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से घबरा गई। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इसका क्या असर पड़ा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का बहुत व्यापक असर हुआ। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं कि किसान और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन से जुड़ गए, यानी गांधी जी का ये आंदोलन इतना सशक्त था कि सभी लोगों ने इस आंदोलन को गांधी जी के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जामींदारों के खिलाफ था। तालुकदार और जामींदार जो कर लगाया करते थे उसे किसानों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। यहाँ पर बाबा रामचंद ने यहाँ पर इसका विरोध किया। बाबा रामचंद एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया का मतलब क्या है? जब ब्रिटिश हुकूमत के लोग भारतीय मजदूरों को जहाज़ों में भरकर द्वीपों पे काम करने के लिए ले जाया करते थे, तो वहाँ पर उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था जिसे परमिट कहा जाता था। क्योंकि गिरमिटिया ये अशिक्षित थे, इसलिए वो परमिट को गिरमिट कहा करते थे, इसलिए यहाँ पर गिरमिटिया कहा गया। तो बाबा रामचंद्र जो है फिजी में गिरमिटिया मजदूर की तरह काम कर चुके थे, इसलिए किसानों की स्थिति को बहुत अच्छे से समझा करते थे। आगे चलते हैं और अगले बिंदु की तरफ हम समझते हैं कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और बाबा रामचंद के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और बाबा रामचंद के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इसका और क्या असर हुआ। आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। अल्लूरी सीताराम राजू एक चमत्कारिक व्यक्तित्व थे, इसलिए अल्लूरी सीताराम राजू को मानने वाले और जानने वाले लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। अल्लूरी सीताराम गांधी जी का नाम लेकर आंदोलन को तीव्र किया करते थे और खादी पहनने के प्रति लोगों को प्रेरित किया करते थे। अगले बिंदु की तरफ चलते और समझते हैं कि 1924 में अंग्रेजों द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई और अपने साथियों के बीच में लोकनायक बन गए। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के अंदर बागानों में क्या असर पड़ा, यानी बागानों में स्वराज का क्या अर्थ था। बागानों के अंदर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को किस रूप से लिया गया। बागानों के अंदर जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत बागान में काम करने वाले मजदूर ब्रिटिश हुकूमत के बिना इजाज़त के अपने घर नहीं जा सकते थे। तो किस प्रकार को एग्रीमेंट था उसको समझते हैं। 1859 के इनलैंड इमिग्रेट एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। एक बार पुनः समझ लीजिए कि 1859 के इनलैंड इमिग्रेट एक्ट के तहत जो है बागानों में जो मजदूर काम करते थे उनको बिना इजाज़त घर जाने की अनुमति नहीं थी। ये एक्ट कहने के लिए इस प्रकार का था, लेकिन वास्तविक स्थिति थी कि उन मजदूरों को किसी प्रकार का अवकाश दिया ही नहीं जाता था। इसलिए मजदूरों ने यहाँ पर एक बड़ा अवसर देखा। उन्होंने सोचा
कि गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के कारण उनके गाँव में उनकी भूमि उन्हें वापस मिल जाएगी और वो जो है इस गुलामी के दास्ता से मुक्त हो जाएंगे और सभी अपने गाँवों की ओर चल पड़ेंगे। इन्होंने गाँवों की तरफ जाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला कि असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने बागान छोड़कर गाँव जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और जब वो सफल नहीं हो सके तो रास्ते में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रोककर बहुत प्रताड़ित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के अंदर ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपके विषय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।